difference between speculative wagering और contingent contracts. तो वेजरिंग तो हमारे एग्रीमेंट्स होते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और कंटिंजेंट नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते ही हैं। स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ साथ वेजरिंग भी हो सकती है। ठीक है जी। अब स्पेकुलेटिव नेचर हमने सबने देखा कि यहां पर एक पर्सन आने वाले टाइम की एक्सपेक्टेशन करता है कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। ठीक बात है कि नहीं? तो यहां पर या तो बिजनेस किया जाएगा या फिर यहां पर बेट लगेगी। ठीक बात है कि नहीं? अब बिजनेस कब होगा? अगर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त क्या हो, गुड्स की डिलीवरी की इंटेंशन हो, ठीक है जी, शुरू से ही गुड्स को डिलीवर करने की इंटेंशन हो, तब तो ये बिजनेस है। इसीलिए इन सभी केसेस में क्या कहलाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ये बेट हो, बेट कब होती है? जब एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की डिलीवरी की कोई इंटेंशन ना हो, नो इंटेंशन, तो ऐसे केस में ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है जी। क्यों बेट बन जाती है, क्यों बिजनेस कहलाता है? उसका कारण एक ही कि गुड्स की डिलीवरी की अगर इंटेंशन है बिगिनिंग में आपकी, तो ये बिजनेस कहलाएगा। लेटर ऑन, बाद में, चाहे इस पर्टिकुलर केस में गुड्स की डिलीवरी हो या ना हो, लेटर ऑन, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर ये इंटेंशन है तो अच्छी बात है, तभी ये एक बिजनेस कहलाएगा। चाहे बाद में गुड्स की डिलीवरी हो या ना हो, इसका मीनिंग क्या है? बाद में ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी हो जाए, यानी परफॉर्मेंस कर दी जाए। मैंने आपको जो केस बताया था, उस केस में एक पर्सन ने, जो कि सेलर था, उस सेलर ने क्या किया था? एक पर्टिकुलर केस में तो उसने गुड्स को बेच ही दिया था कि यार चलो कोई बात नहीं है, प्राइस बढ़ गया, लेकिन मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करूं। दूसरे ही केस में उसने क्या किया था? उसने कहा था भैया आप मुझसे गुड्स मत खरीदो। क्यों ना खरीदो? क्योंकि उसने आने वाले समय के लिए एक्सपेक्टेशन की कि हो सकता है इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ जाए और प्राइस बढ़ेगा तो मुझे फायदा होगा। यानी अब वो जो सेलर है वो स्पेकुलेशन करने लग गया था। तो या तो गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर में हो जाएगी, यानी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? और अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई तो क्या होगा? ऐसे केस में सेटलमेंट की जाएगी। किसमें? सेटलमेंट ऑफ
डिफरेंस इन प्राइस। ठीक बात है कि नहीं? प्राइस में सेटलमेंट की जाएगी और गुड्स की डिलीवरी इसमें नहीं होगी। तो चाहे बाद में गुड्स की डिलीवरी हो या ना हो, ठीक बात है कि नहीं? चाहे गुड्स की डिलीवरी हो जाए, चाहे प्राइस में सेटलमेंट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की डिलीवरी करने की इंटेंशन अगर है तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बिजनेस कहलाएगा। लेकिन अगर बिगिनिंग से ही ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, यानी इंटेंशन शुरू से ही क्या है? ओनली टू सेटल डिफरेंस इन प्राइस, अगर शुरू से ही यही इंटेंशन है तो इसका मतलब ये कोई बिजनेस नहीं है, ये क्या कहलाएगा? एक वेजरिंग एग्रीमेंट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो ये है आपका स्पेकुलेटिव का नेचर। ठीक है जी। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहां लिख लेता हूं। और वेजरिंग एग्रीमेंट यहां लिख देते हैं। तो जो हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट है वो क्या होते हैं? मनी या मनीज वर्थ पे करने का वादा किया जाता है। मनी या मनीज वर्थ पे करने का प्रॉमिस किया जाता है। ठीक बात है। और एक पार्टी का तो बेनिफिट है, लेकिन दूसरी पार्टी, हां जी बताइए, उसका लॉस। तो इसमें एक पार्टी फायदा कमाती है और दूसरी को नुकसान होता है, इसीलिए क्या कहलाता है? ये वॉइड एग्रीमेंट। और इसके बारे में हमने ये बात भी सीखी थी कि वेजरिंग एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वॉइड ही हो, ये इलीगल भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कौन कौन सी स्टेट्स में इसे इलीगल कहा गया है? गुजरात एंड महाराष्ट्र। और अदर स्टेट्स में इसे क्या कहा गया? ओनली वॉइड। तो गुजरात और महाराष्ट्र में तो ये इलीगल है, ठीक बात है कि नहीं? लेकिन अदर स्टेट्स में ये सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है। और जानते हैं आपके इलीगल से जुड़ी हुई यानी कौन सी? कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या हो जाएंगी? कोलेटरल ट्रांजैक्शंस यहां पे वॉइड हो जाती हैं। लेकिन वॉइड से जुड़ी सारी ट्रांजैक्शन वॉइड नहीं होती, तो इससे जुड़ी हुई कोलेटरल ट्रांजैक्शंस क्या रहेंगी? वैलिड। ठीक बात है कि नहीं? इज इट वेरी क्लियर? तो भाई वेजरिंग एग्रीमेंट तो इलीगल या वॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्टी फायदा कमाती है, दूसरी नुकसान। मनी या मनीज वर्थ करने का पहले ही वादा किया जाता है। ये डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको। और यहां पर स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन की जब हमने बात की तो ये वैलिड भी हो सकती हैं और वॉइड भी हो सकती हैं। वैलिड कब होंगी? जब ये बिजनेस होगा। हालांकि यहां पर भी अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है कि भाई फ्यूचर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 100 बेल्स का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। अनसर्टेनिटी थी कि नहीं? थी बिल्कुल। लेकिन वहां पर क्योंकि गुड्स की डिलीवरी करने की इंटेंशन थी, इसलिए उन्हें क्या कहा गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहा गया। ठीक बात है कि नहीं? और जहां पर यह इंटेंशन नहीं थी, बिगिनिंग से ही प्राइस में सेटल करने की इंटेंशन थी, हमने इसे वेजरिंग बोल दिया। तो स्पेकुलेटिव का यह हिस्सा, हां जी ध्यान दीजिए, स्पेकुलेटिव का यह हिस्सा वेजरिंग हो गया, इसीलिए वेजरिंग के साथ लिख दिया। स्पेकुलेटिव का यह हिस्सा कंटिंजेंट हो गया। यह हिस्सा क्या है? कंटिंजेंट। ये क्या हो गया? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? विच आर बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। अरे भाई अनसर्टेन इवेंट तो हर जगह है, लेकिन इसमें क्या खास है? खास ये है कि बेस्ड ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग तो है ही इसमें, लेकिन इस काम के लिए प्रॉमिस क्या किया जाता है? प्रॉमिस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब ये कि जैसे ही हमने ये लाइन लिखी, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन आ गई, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन आ गई। इसका मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी का नुकसान और दूसरी का फायदा हो। यहां पर क्या है? यहां थोड़ा दूर से, इसमें क्या है? एक पार्टी का फायदा दूसरी का नुकसान, और यहां पर क्या है? दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगी। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट सारे के सारे वैलिड कहलाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो अब इनमें कॉमन चीजें क्या है? सारी की सारी चीजों में, चाहे हम इन सब में से कुछ भी देखें, अनसर्टेन इवेंट हमेशा और हमेशा मौजूद है। बात ठीक है कि नहीं? इन सभी केसेस में अनसर्टेन इवेंट मौजूद है, यही तो इसके अंदर कॉमन चीज है। डिफरेंस क्या कर देता है कि यहां पर कुछ करने या ना करने के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी एक पार्टी को कुछ मिलेगा तो दूसरी को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और वेजरिंग एग्रीमेंट में है तो अनसर्टेनिटी, है तो एक अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड, लेकिन एक पार्टी का फायदा और दूसरी पार्टी का नुकसान हो रहा है। ठीक बात है कि नहीं? अब स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन की जब हमने बात की तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये भी क्या है? अनसर्टेन इवेंट पर बेस्ड है। कुछ केसेस में ये वैलिड हो जाती हैं और कुछ केसेस में ये वैलिड नहीं होती। वैलिड वहां होंगी जहां पर आगे बिजनेस करने की इंटेंशन है, गुड्स की डिलीवरी करने की इंटेंशन है, तब एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। इसको एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लिख देते हैं ताकि क्लैरिटी और बढ़ जाए। हालांकि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चल जाता है। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट गुड्स की डिलीवरी करने की इंटेंशन होनी चाहिए, चाहे बाद में गुड्स की डिलीवरी हो या सेटलमेंट इन प्राइस हो। लेकिन बेट अगर होगी, यानी गुड्स की डिलीवरी करने की इंटेंशन नहीं होगी, तब तो एक बात तय है कि इनका दिमाग सिर्फ एक ही काम में चल रहा है, प्राइस को सेटल करने में। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए ये वैलिड नहीं कहलाते। इन तीनों के डिफरेंस को नोट कर लीजिए। और इनमें कॉमन चीज क्या है? सबको समझ आ गई होगी, अनसर्टेन इवेंट। चलिए नोट करिए। तो हम कर क्या रहे थे? वैसे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स को कर रहे थे हम।
ठीक बात है कि नहीं? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई सारी स्टेट्स जो है ना अपने, मतलब इनफैक्ट हर स्टेट के पास अपने स्टेट के रूल्स बनाने का अधिकार है। तो स्टेट पार्लियामेंट भी होती है, जानते हैं इस बात को आप? हर स्टेट की अपनी पार्लियामेंट है, ठीक है कि नहीं? तो वो अपनी पार्लियामेंट में किसी भी लॉ को पास कर सकते हैं सर्वसम्मति से। यानी एक स्टेट में कोई चीज वैलिड है तो वो उसी चीज को दूसरी स्टेट में इनवैलिड कर सकते हैं। जैसे हमारे यहां कई एक्ट्स थे, जैसे कई स्टेट्स में सोचा गया कि जी हम जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ना, हम उनको प्रोविडेंट फंड देंगे, प्रोविडेंट फंड उनके लिए ऐसी स्कीम बनाएंगे ताकि उनको यहां से जाने के बाद फायदा हो। केरल साइड में, साउथ साइड में बहुत सारी अपनी कंपनीज ने इस चीज को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे करके उस स्टेट ने उस रूल को अपना लिया, आसपास की स्टेट ने भी अपना लिया। फिर सारे के सारे लोगों ने देखा, अलग अलग स्टेट्स ने, कि यार ये तो चीज बहुत बढ़िया है। फिर विचार बनाया गया क्यों ना इसे होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल करवाया जाए। तो पहले कुछ स्टेट्स में एप्लीकेबल था, जब सेंटर को लगा हाँ यार ये सबसे अच्छा लग रहा है, तो सारी स्टेट्स की सहमति ली और सब में एप्लीकेबल करवा दिया। तो हर स्टेट के पास अपना रूल बनाने का अधिकार है। इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र ने कहा जी ये एक्टिविटी तो हम होने ही नहीं देंगे अपनी पूरी स्टेट में, इलीगल कह देंगे हम इसे। तो उनके पास ये अधिकार है। जरा जल्दी नोट करिए प्लीज।